तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया और डरावनी इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है ताकुत। ये मूवी बहुत ही खतरनाक है, काफी डरावनी है। ताकुत नाम की एक डरावनी एंटिटी के ऊपर बेस्ड है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में ही नॉसफेराटू फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है, या फिर ये कहें कि 2024 के एंड की। ये मूवी जो है वो अब तक 1000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने में मजा आएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत रात के समय एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक लेडी अपने घर की विंडो को बंद करने के बाद एक बक्से के अंदर पैसे की एक गड्डी को रख रही थी। खैर अब तभी सीन उसी गांव के एक और घर पर आता है, जो कि आभा मूल्या का घर था, जिसके ऊपर एक विंड वेन लगी हुई थी जो कि लगातार घूम रही होती है, जिससे कि डायरेक्शंस वगैरह का पता चलता है। यानी कि जब विंड चलती है तो उससे विंड डायरेक्शन वगैरह पता चला करती। खैर उस घर में लिंगा नाम का एक आदमी आभा मूल्या नाम के एक आदमी की फोटो के सामने एक मटका रख रहा होता है, और ये मटका असल में ढका हुआ था। मूल्या की फोटो के सामने काफी सारी मोमबत्तियां भी जल रही थी, जैसे कि इस गांव के अंदर उसे ही पूजा जाता हो। खैर अब लिंगा एक चाबी को पास में ही रखी एक किताब में छुपाकर बुक शेल्फ में रख देता है, और फिर वो शराब पीने ही वाला होता है कि तभी रूम के अंदर जल रही लाइट जो होती हैं वो जलने बुझने लगती हैं, और लिंगा इससे काफी डर जाता है। उसे लगता है कि ये सब मूल्या की वजह से हो रहा है, और इसलिए वो मूल्या को आवाज देता है, लेकिन उसे मूल्या की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। खैर अब जब वो बाहर जाता है तो उसे उल्टी तरफ की झाड़ियों की साइड से कुछ आवाजें आ रही थी, और जब वो उन आवाजों का पीछा करता है तो हम एक साये को झाड़ियों में भागते हुए देखते हैं, और तब लिंगा भी उस तरफ जाता है जहां पर एक झाड़ी से खून टपक रहा था, और सामने देखने पर लिंगा को आभा मूल्या की लाश दिखाई देती है। और जैसे ही लिंगा उसकी बॉडी को टच करता है तो आभा मूल्या का सर जमीन पर गिर जाता है, मतलब कि किसी ने आभा मूल्या की गर्दन काट कर उन्हें खत्म कर दिया था। और ये देखकर लिंगा काफी डर जाता है, जिसके साथ ही अब कहानी यहाँ से 12 घंटे पहले जाती है, जहां पर हम एक दूसरे गांव के अंदर आइनन, रीनी और बागस नाम के 3 दोस्तों को देखते हैं, जहां पर आइनन रीनी के अंदर से भूत भगाने का ड्रामा कर रही थी और बागस उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी दौरान हम जान पाते हैं कि आइनन असल में आभा मूल्या की तरह बनना चाहती थी, जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट या फिर शेमन थे, और उनके पास कुछ शक्तियां थी जिनकी मदद से वो लोगों की बीमारियों को और तकलीफों को खत्म कर दिया करते। बागस अल्लाह को बहुत ही ज्यादा मानता था और उसे आभा मूल्या जैसे लोगों पर इतना भरोसा नहीं था, और तभी वो अपनी साइकिल उठाकर वारुगेनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है, जहाँ के ही एक केयर टेकर बूदी ने उसके अनाथ होने की वजह से उसे पाल पोस कर बड़ा करा था। अब अंदर जाने पर वो टीवी चालू कर आभा मूल्या और उसके द्वारा बनाए जाने वाले पानी के बारे में न्यूज को देखने लगती है, जिसमें बताया जा रहा था कि मूल्या को अल्लाह का मैसेंजर माना जाता है और अपने पानी की मदद से वो किसी को भी सही कर सकता है। और पिछले 15 सालों से मूल्या असल में बूमी सुवुंग विलेज में एक आश्रम टाइप बनाकर रह रहा था। साथ ही साथ हमें कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर मूल्या एक लेडी का एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है। उसको देखकर आइनन भी मूल्या के शब्दों को दोहराते हुए सेम एक्शन करने लगती है, और तब हम आइनन के हाथ पर एक अजीब से सिंबल को, एक मार्क को नोटिस कर पाते हैं, जिसको आपको याद रखना होगा क्योंकि मार्क के बारे में हमें आगे जानने को मिलने वाला है। खैर अब दूसरी क्लिप के अंदर मूल्या एक डिसेबल्ड आदमी के पैरों को पूरी तरह से सही कर देता है, जिससे कि अब वो आदमी चलने लगा था। खैर इतने में ही बूदी रूम में आकर टीवी को बंद कर देती है, और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उसको मूल्या पर भरोसा नहीं है, और अभी वो आइनन के पास आया था ताकि वो उसको नमाज पढ़ने के लिए लेकर जा सके। अब आइनन अभी प्रेयर करने से मना कर देती है क्योंकि उसे मूल्या का प्रोग्राम देखना था और वो बाद में प्रेयर्स करने के लिए जाने वाली थी, इसलिए बूदी वहां से चला जाता है। मीनवाइल हम मूल्या के घर के बाहर एक आदमी को उसकी बेटी के साथ देख पाते हैं, जो कि अपने पैसों को बढ़वाने के लिए वहां पर आया था। उसकी बेटी को तो समझ नहीं आ रहा होता कि इस जगह पर उसके पिता के पैसे कैसे बढ़ जाएंगे, पर उस आदमी के हिसाब से सिर्फ यही एक ऐसी जगह थी जहां पर उसके पैसे इंक्रीज हो सकते हैं। तभी लिंगा बाहर आता है और उस आदमी से अंदर मूल्या के पास चलने के लिए कहता है। उस आदमी ने अपनी बेटी को बाहर ही वेट करने के लिए कहा था, जो कि अभी के लिए मूल्या के घर के पास ही थी। खैर अब वो इधर उधर टहलने लगती है और चलते हुए एक मस्जिद के पास पहुंच गई थी, जो कि काफी खाली होता है। अब क्योंकि नमाज का वक्त भी होने वाला था, इसलिए वो पास में ही लगे टैप से हाथ पैर धोने लग गई थी। तभी हम डिमोनिक फीट को उसके पास खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की थोड़ा सा सर उठाकर देखती है तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं मूल्या उस आदमी को अपने पास बैठाकर एक बक्से में उसके सारे पैसे डालने को कहकर उस आदमी का हाथ उस बॉक्स के ऊपर रखवाता है। अब उस आदमी ने ऐसा करा ही था कि तभी मूल्या उसके हाथ में एक डैगर को बहुत
जोर से मार देता है, जिससे कि उस आदमी के हाथ से काफी खून आने लगा था और उस आदमी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। पर मूलिया उसे उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए कहता है और उसके हाथ पर वही पानी डालकर कुछ शब्दों को दोहराता है, जिससे अचानक से ही उस आदमी के घाव पूरी तरह से भर गए थे, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था, जिसको देखकर वो आदमी खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि जब उस बॉक्स को वापस से खोला जाता है तो उसके अंदर उस अमाउंट के डबल पैसे आ गए थे जितने कि उस आदमी ने उसके अंदर डाले थे। इसलिए अब वो आदमी मूलिया से और पैसे की डिमांड करता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा अजीब सा हो गया था, यानी कि उसे लालच ने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जिस पर मूलिया बस उससे ये पूछता है कि अगर वो और पैसे चाहता है तो क्या उसका सेक्रीफाइस तैयार है। खैर अब वहीं हम फिर से उसी बच्ची को देखते हैं जो कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रही होती है कि तभी उसके पास एक बहुत ही डिमोनिक साया आ जाता है, जिसका मतलब साफ था कि शायद उस आदमी ने एज अ सेक्रीफाइस अपनी बेटी को ही डीमन को सौंप दिया और मूलिया भी अल्लाह की नहीं किसी डीमन की पूजा करता था। खैर आगे अब रात में हम रीनी और आयनन को बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता देखते हैं कि तभी अचानक से रीनी को याद आता है कि वो अपना मेंस्ट्रुअल पैड को लेना ही भूल गई और उसके मेंस्ट्रुएशन चालू हैं। इसलिए वो आयनन से बाहर इंतजार करने के लिए कहकर पैड्स लेने के लिए अंदर जाती है और आयनन उसका इंतजार करने लगती है। अब ये असल में वो समय था जब मूलिया की मौत हुई थी और उसी समय अचानक से आयनन के पास लगी हुई स्ट्रीट लाइट जो होती है वो भी जलने बुझने लग गई थी। तभी उसके सामने अबा मूलिया उसे दिखाई देता है जो कि उससे ये कहता है कि आयनन उसकी तरह बन सकती है और इतना बोलकर वो अपने हाथ में पकड़े डैगर से अपने गले को काटते हुए ये कहता है कि एक सर के बदले एक सर। खैर आयनन तो ये सब देखने के बाद डरते हुए चिल्लाने लगती है और इतने में ही रीनी भी वहां पर आ गई थी, जिसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे उस सीन के अंदर नोटिस करने वाली एक चीज भी थी कि मूलिया जिस जगह पर खड़ा हुआ था वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, जो कि शायद उसकी इविल एनर्जी को दर्शाता है, और वहीं आयनन के पास काफी ज्यादा रोशनी थी जो कि दिखाता है कि वो प्योर सोल है या फिर एक आम इंसान है। फिर आगे जब आयनन बूदी के घर पहुंचती है तो उस समय पर बूदी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उस समय टीवी भी चालू होता है जिसमें मूलिया के अनजान कारण से मरने की खबर दिखाई जा रही थी, जिसको देखकर आयनन को काफी धक्का लगता है। उसे अभी तक पता नहीं था कि आयनन मर चुका है, जिसको देखकर आयनन काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मूलिया को देखा था। तभी अचानक से बूदी उसके पास कुछ सामान लेकर आता है और हम जान पाते हैं कि असल में आयनन कोई और नहीं बल्कि खुद मूलिया की ही बेटी है। जी हाँ, जिसकी माँ उसको बचपन में लेकर बूदी के पास आई थी और उसने आयनन को मूलिया से दूर रखने के लिए कहा था। और ये बात जानने के बाद आयनन बूदी पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि आज तक वो खुद को अनाथ मानती रही और बूदी ने कभी उसको मूलिया की सच्चाई के बारे में नहीं बताया था, जिस पर बूदी बस उसको वो सामान देता है जिसको उसने आयनन की माँ के जाने के बाद से छुपा कर रखा हुआ था और उसे छुआ भी नहीं था। उसके हिसाब से वो बस वही चीजें कर रहा था जो कि आयनन की माँ चाहती थी। तब आयनन उस सामान को देखने लगती है जिसमें एक लिफाफे में कुछ पैसे थे। आयनन की माँ का कुछ सामान था और एक लिफाफे के अंदर आयनन की माँ और मूलिया की कुछ फोटो होती हैं, जिनको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो मूलिया के फ्यूनरल पर जाएगी, जिसके लिए वो रीनी को अपने साथ लेकर रात में ही स्कूल से भाग रही होती है। कि तभी होता यह है कि बागस धोखे से उनके सामने आ जाता है और आयनन तब उसको भी अपने साथ लेकर जाने लगती है और मूलिया के गांव उनके गांव से थोड़ा दूरी पर था। वो जैसे तैसे ट्रैवल करते हुए वहां पर जाने लगते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि कहानी जो थी वो मूलिया के गांव से थोड़े से दूर पर आती है, यानी कि दूसरे गांव में जहां पर फिलहाल आयनन रह रही थी और अब वो वहां से ट्रैवल करके अपने पिता के फ्यूनरल पर जाना चाहती है। जहां पर रास्ते में किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मूलिया ने कभी आयनन को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी, पर अभी आयनन को इन सब से लेना देना नहीं था। वो बस अपने पिता के फ्यूनरल को अटेंड करना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे, क्योंकि सब इसको बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना बता रहे थे। खैर तभी उसको रास्ते में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो और उसको उसी डीमन की एक झलक सड़क पर दिखती है जिसको हम अब तक की कहानी में देखते आ रहे थे। अब मूलिया के घर में पहुंचने के बाद आयनन, रीनी और बागस वहां पर गांव के काफी सारे लोगों को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उनके लिए उनके मसीहा की मौत हो गई थी और लोग इस बात से काफी दुखी थे। अब इसी दौरान लिंगा को अजंग नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी बताती है कि मूलिया की फर्स्ट बॉर्न आ गई है, मतलब कि आयनन मूलिया की पहली लड़की होती है। और आयनन के पास अब लिंगा आ जाता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो मूलिया की डेड बॉडी को वॉश कर सकती है, जिसके बाद उसे बैरी करा जाने वाला था। अब ये सब बागस और रीनी को काफी अजीब लगता है क्योंकि जनरली उनके यहाँ फ्यूनरल इस तरह से नहीं होते थे और शायद आप लोगों ने पहले की इंडोनेशियन मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि डेड बॉडीज को धोने का काम असल में कॉप्स वॉशर्स करते हैं और इस टाइप की मैंने काफी सारी मूवीज एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिलेगा। और यही रीजन था कि बागस और रीनी को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगा ने आखिर आयनन से मूलिया की बॉडी को धोने के लिए क्यों कहा, पर उन्हें अभी लगता है कि शायद इस गाँव के ट्रेडिशन
अलग होते होंगे और इसलिए वो कुछ नहीं कहते। और आयनन मूल्या की डेड बॉडी के पास जाकर उस पर पानी डालती है और उस समय हम मूल्या के हाथ पर वैसा ही मार्क नोटिस करते हैं जैसा कि आयनन के हाथ पर था, पर डिफरेंस बस इतना सा होता है कि मूल्या के हाथ पर निशान कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। और हम गौर कर पाते हैं कि अजंग जो होती है यानी कि प्रेग्नेंट लेडी, वो भी इस चीज को नोटिस कर रही होती है। खैर आगे जब मूल्या की डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो गांव के सब लोग रो रहे थे और लिंगा वहां पर कुछ अलग ही प्रेयर्स पढ़ रहा होता है जो कि रीनी, बागस और आयनन को समझ नहीं आती, पर अभी वो इन सब चीजों को ट्रेडिशन का पार्ट मानकर कुछ नहीं कहते। फ्यूनरल खत्म होने के बाद में जब आयनन, रीनी और बागस मूल्या के घर आते हैं तो लिंगा आयनन को बताता है कि मूल्या ने उसके लिए कुछ छोड़ा है और उस समय रीनी और बागस भी आयनन के साथ लिंगा के पीछे पीछे रूम में जा रहे थे। लेकिन तभी होता यह है कि लिंगा उनको रोक देता है और बताता है कि उसके साथ बस आयनन अंदर जाएगी और वो लोग वहां से अब अपने गांव वापस जा सकते हैं और अजंग भी वहीं पर मौजूद होती है। और तब हमको ये बात पता चलती है कि अजंग असल में मूल्या की तीसरी बीवी थी और आयनन मूल्या की पहली बीवी की बेटी। खैर अभी आयनन के कहने पर लिंगा, बागस और रीनी के लिए एक रात रुकने का इंतजाम वहां पर करवा देता है और आयनन को मूल्या के एक रूम में लेकर जाता है। अजंग भी रीनी और बागस को अपने साथ उनके रूम की तरफ लेकर जाने लग गई थी। अब उसी समय रीनी को ऐसा लग रहा होता है कि जरूर मूल्या ने आयनन के लिए कोई ना कोई जादुई चीज छोड़ी होगी जिससे कि वो भी उसकी तरह मैजिक कर पाए। लेकिन अजंग तभी उसको बीच में टोकती है और बोलती है कि यहाँ पर चीजें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, इसलिए उन लोगों को आयनन को लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर बागस और रीनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, शायद से यहाँ पर अजंग उसको बचाना चाह रही थी। खैर अब तभी लिंगा जो होता है वो आयनन को रूम में लाकर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद एक और अंदर वाले रूम में जाता है कुछ निकालने के लिए। फिर जब आयनन रूम को सही से देख रही होती है तो पर्दे के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब आयनन पर्दे को हटाती है तो वहां कुछ नहीं था। जिसके बाद वो जैसे ही पलटती है वैसे ही आयनन पर वही डीमन झपट पड़ता है जिससे कि आयनन डर कर चिल्लाने लग गई थी। लेकिन तब तक वहां पर लिंगा आ चुका था जिसके आते ही सब कुछ सही हो जाता है। वो आयनन को शांत करवाने के बाद उसको एक किताब देता है जिसके अंदर काफी सारे रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था और वही किताब थी जो कि मूल्या ने आयनन के लिए छोड़ी थी और वो चाहता था कि आयनन उसके रास्ते पर चले और वो सारी चीजें अचीव करे जो कि मूल्या ने उस किताब की मदद से करी। और मूल्या जैसी शक्तियों को खाली उसका ही कोई वंशज सीख सकता है और ये चीजें लिंगा आयनन को मूल्या के सीक्रेट प्लेस पर रात 3 बजे सिखाने वाला था। वो इस बारे में बागस और रीनी को कुछ भी बताने से मना करता है और आयनन से अकेले आने के लिए कहता है जिस पर वो मान जाती है। फिर जब शाम के समय अजान का समय होता है तो बागस भी मूल्या के घर के पास वाले मस्जिद में जाकर माइक को लेकर जाता है ताकि वो उसमें अजान पढ़ सके और गांव के लोगों को भी सुनाई दे। लेकिन लिंगा आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो लोग माइक में अजान नहीं पढ़ा करते थे और अगर किसी को भी वहां पर अल्लाह को याद करना होता था तो वो अकेले में कर सकता था और ये चीज बागस को काफी अजीब लगती है। लेकिन वो बिना माइक के नॉर्मली ही नमाज पढ़ने लगता है। उस दौरान उसे मूल्या की आवाज आती है जो कि उसके साथ साथ अजान को दोहरा रहा था और जब बागस नीचे झुककर साइड में देखता है तो वहां पर मूल्या का कटा हुआ सर था जिसको देखकर बागस काफी डर जाता है। इसलिए अब वो और जल्दी जल्दी प्रेयर्स करने लगता है और बाद में जब वो फिर से सेम डायरेक्शन में देखता है तो वहां कोई नहीं था। और अब नमाज खत्म होने के बाद जब बागस उठता है तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जिस तरफ से मुंह करके नमाज पढ़ रहा था वो बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ था। दैट मीन्स कि वो मस्जिद की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ रहा था जो कि बागस को काफी ज्यादा डरा देता है और वो इस बारे में रात को रीनी से बात करता है। रीनी भी इसके बारे में जानकर काफी शॉक्ड हो जाती है। अब ऑब्वियसली उसकी तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से वो भी प्रेयर्स नहीं कर सकती थी। पर सबसे अजीब बात ये होती है कि जब से वो लोग गाँव के अंदर आए थे तब से उन्होंने गाँव में किसी को भी अजान पढ़ते नहीं सुना और ना ही ऐसा करते देखा था, जबकि नॉर्मली सभी प्रेयर्स करते थे। इनफैक्ट उस गांव के अंदर कोई भी प्रेयर्स वगैरह नहीं कर रहा था। तब बागस को लगता है कि शायद इस गांव के अंदर शैतान का साया है जिसने यहाँ के लोगों को कंट्रोल करके उन्हें अपना बिलीवर बना दिया है। तभी वहां से आयनन अजीब तरह से हंसते हुए रूम में जाती है जिसको देखकर रीनी भी उसके पीछे जाती है और उस समय आयनन उस किताब को पढ़ रही थी जो कि उसे लिंगा ने दी थी। तब रीनी अपने कैमरा से उसकी वीडियो बनाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या ये किताब सच में वही है जिसको मूल्या हमेशा अपने पास रखता था। पर आयनन अभी उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती, इसलिए रीनी साइड में कैमरा चालू करके रख देती है और नेल कटर से नेल्स को काटने लगती है। पर धोखे से उसके हाथ पर एक कट लग गया था। अब रीनी के हाथ से खून निकल रहा होता है पर वो आयनन से मजे लेते हुए उसके पास जाती है और ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो मूल्या के पास अपनी चोट लेकर आई हो और मूल्या उसे सही करने वाला हो। तब आयनन भी सबसे पहले रीनी से उस पर बिलीव करने के लिए कहती है और उन्हीं शब्दों को दोहराने लगती है जो कि मूल्या हमेशा दोहराया करता था। दूसरी तरफ बाहर बागस अजंग को एक रूम में खाना ले जाते हुए नोटिस करता है और उस रूम में जाने के बाद अजंग ने किसी से ये कहा था कि वो रात में बाहर ना आए।
फिर जब उस रूम को बंद करके अजंग वहां से चली जाती है तो बागस रूम में झांक कर देखने की कोशिश करता है कि अंदर है कौन, पर इतने में ही उसके पीछे आइनन आ जाती है जो कि अब बागस से नॉर्मल बात करते हुए रीनी के बारे में पूछती है। और ये देखकर तो बागस काफी शॉक्ड हो गया था क्योंकि रीनी तो आइनन के पीछे ही रूम में गई थी। पर जब बागस असली आइनन को लेकर रूम में जाता है तो रीनी असली आइनन को देखकर शॉक्ड रह जाती है और अब तक जो आइनन उसके साथ थी वो गायब हो जाती है। और रीनी को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर जब वो कैमरा चेक करती है तो कैमरा के अंदर भी रीनी अकेले ही रूम में बैठी हुई थी, उसके साथ कोई नहीं था। अब इन हादसों से रीनी और बागस तो काफी डर गए थे और वो जल्दी ही वहां से जाना चाहते थे, लेकिन आइनन इसके लिए मना कर देती है और वो इसी जगह पर रुककर मूल्या के रास्ते पर चलना चाहती थी। वो तो स्टार्टिंग से ही उसकी फैन होती है और जब उसको ये पता चला कि वो उसके खुद के पिता थे तो उसके बाद तो उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा हो गया था और इसलिए वो रीनी और बागस से अकेले ही वहां से जाने के लिए कहती है। अब आगे हम अजंग को देखते हैं जिसके रूम में रहमत नाम का एक बच्चा बैठा हुआ था। वो असल में एक पैर से फिजिकली चैलेंज्ड होता है और उसके हाथ में एक डीमन से रिलेटेड काफी सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं जैसे कि उन्हें उसने खुद ही कलेक्ट करा हो। वो अजंग से पूछता है कि आइनन वहां पर क्यों आई है, साथ ही साथ वो ये बात भी जानना चाहता था कि लिंगा अब क्या करने वाला है। और ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब थी और जब से आइनन और उसके दोस्त इस जगह पर आए थे तो अजंग ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर लग रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। खैर अब आगे जब अजंग अपने रूम में सो रही होती है तो उसके ब्लैंकेट को कोई नीचे खींचने लगता है। एंड आई मीन मतलब हॉरर मूवीज के अंदर ये काफी टिपिकल और क्लीशे सी चीज आजकल मुझे लगती है। अब अजंग जो होती है वो इससे थोड़ा सा घबरा कर उठती है, पर नीचे कंबल के अंदर रहमत बैठा हुआ था जो कि अजंग को भी अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि उसको मूल्या की स्पिरिट दिखाई दे रही थी। अजंग और रहमत अब दोनों ही कंबल के बाहर मूल्या की स्पिरिट को रूम में चलता हुआ देखते हैं और तभी अचानक से अजंग के बगल में रहमत डीमन बनकर उसे हॉन्ट करने लगता है, लेकिन असल में ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी। वहीं हम आइनन को देख पाते हैं जैसे रात के समय में लिंगा अपने साथ मूल्या के सीक्रेट प्लेस पर लेकर आया था जो कि एक टनल टाइप जगह थी। वो किसी रिचुअल की तैयारी करते हुए आइनन से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर अब मूल्या का खून था। आइनन भी उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है कि तभी लिंगा मूल्या के खंजर से आइनन के हाथ पर और बाद में उसके पैर पर स्टैब कर देता है और ये सब बस रिचुअल का एक पार्ट होता है। अब तभी आइनन दर्द को सहते हुए लिंगा के वर्ड्स को रिपीट कर रही थी जो कि लिंगा बोल रहा होता है। तभी अचानक से उसको कुछ ग्लिम्स आते हैं जिसमें रहमत मूल्या के कटे हुए सर को पकड़कर सो रहा था और उसके बाद जब वो अपनी आंख खोलती है तो सेम डीमन जिसको हमने देखा था वो आइनन के हाथ पर लगे खून को चाट रहा होता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद लिंगा आइनन को गांव में लेकर जाता है और लोगों को बताने लगता है कि अब से आइनन उनके दुखों का निवारण करेगी। और उस समय आइनन ने रहमत को भी देखा था जो कि उसे घर की खिड़की से देख रहा होता है। तब आइनन रहमत को एक क्रीपी स्माइल देते हुए आगे चली जाती है। अब रहमत इससे काफी डर गया था और वो इस बात को समझ गया था कि आइनन के अंदर उस डीमन ने कब्जा कर लिया है और शायद से यहाँ पर मूल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए वो इस बारे में बताने के लिए बागस के पास जाता है और तब जाकर बागस को भी ये बात पता चलती है कि उस रूम में असल में रहमत रहता था जिसको असल में अजंग बाहर आने से रोक रही थी और बागस ने असल में अजंग को ही रहमत के लिए वहाँ खाना लेकर जाते हुए देखा था। बागस को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उस जगह पर आखिर चल क्या रहा है और इसलिए रहमत उसको बताता है कि अगर उसे गाँव और बाकी चीजों के बारे में सब जानना है तो उसको गाँव में अजान चलानी पड़ेगी। और तब बागस को ये चीज काफी अजीब लगती है लेकिन वो इसके लिए मान जाता है और जैसे ही वो माइक चालू करके अजान पढ़ना चालू करता है तभी आइनन के सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। इवन हम गांव के बाकी लोगों को देखते हैं जिनका हाल भी आइनन की तरह था। कोई भी अजान को सुन नहीं पा रहा होता और उनके कानों से खून तक आ जाता है और कुछ तो तड़प भी रहे थे। और लिंगा की एक बेटी थी जो कि बीमार थी और अजान सुनने की वजह से उसके मुंह से भी खून आने लगता है और वहीं पर आइनन तो तड़प ही रही थी। पर उसके सामने एक मिरर के अंदर हम उसके रिफ्लेक्शन को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख पाते हैं जो कि उसी डीमन का होगा। तब रीनी आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बागस का गला अचानक से खराब होने लगता है और उसके गले पर निशान बनने लगते हैं जैसे कि कोई उसका गला दबाकर उसे रोक रहा हो और उसके ही अगले पल बागस के मुंह से खून निकलता है। वहां पर मौजूद डीमन नहीं चाहता था कि वहां पर अजान हो या फिर कोई भी रिलीजियस चीज पढ़ी जाए। अब इतने में ही रीनी और आइनन दोनों बागस के पास आ गए थे और अब आइनन भी एकदम नॉर्मल थी। वो लोग समझ गए थे कि वहां पर कुछ भी सही नहीं है, इसलिए वो साथ में प्रे करने का डिसाइड करते हैं और रीनी तो पीरियड्स की वजह से प्रे नहीं कर सकती थी पर बागस और आइनन प्रे करने लगते हैं और रहमत भी उन्हें छुपकर देख रहा था कि तभी अचानक से रीनी जोर से चिल्लाती है और बागस जब पीछे मुड़ता है तो आइनन फिर से पजेस्ड हो गई थी और अभी वो दीवारों पर चल रही होती है
तब तक वहां पर रहमत भी आ जाता है, जिसको देखते ही आयनन उसके ऊपर कूदकर उसका गला दबाने लगती है। बागस और रीनी रहमत को छुड़वाने में लग गए थे, जिसका रीजन में भी यही हो सकता है कि डीमन को पता है कि अजान चलाने के लिए रहमत ने ही बागस से कहा था और इसलिए ही डीमन ने उस पर हमला किया। तभी वहां पर अजंग आकर आयनन को ऐसा करने से रोकती है और जब आयनन को फिर से होश आता है तो पोजीशन में उसने जो कुछ भी किया था उसे कुछ भी याद नहीं था, जिसको देखकर रीनी उसको संभालती है। अब सुबह होते ही गांव के सारे लोग ग्रुप बनाकर मूल्या के घर के बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अजान बागस ने ही चलाई थी। वो उन लोगों को उस गांव से जाने को कहते हैं, पर बागस भी जल्दी ही वहां से रीनी और आयनन को लेकर जाना चाहता था, मगर लिंगा बागस से रीनी को लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि आयनन अब यहीं पर रहने वाली थी। रात में अपनी हरकत की वजह से आयनन अजंग से माफी मांगती है और तब ये बात रिवील होती है कि रहमत असल में मूल्या की दूसरी बीवी का लड़का है, जो कि उसके पैदा होने के कुछ ही समय के बाद खत्म हो गई थी और किसी ने उसकी बॉडी को कभी देखा ही नहीं था। रहमत के हिसाब से आयनन की माँ के साथ भी यही हुआ था और इन सब में मूल्या का ही हाथ था। वो आयनन को कहता है कि मूल्या कोई अच्छा आदमी नहीं था, जिसको सुनते ही आयनन की नाक से खून निकलने लगता है और वो एक क्रीपी वे में रहमत से कहकर चली जाती है कि गलत मूल्या नहीं बल्कि गलत रहमत है। अब रात में रीनी और बागस आयनन से रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग गांव से निकलना चाहते थे, पर आयनन वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। ऑब्वियस सी बात है, वो पोजीशन में होती है। तभी रहमत बागस और रीनी के पास अपने रिसर्च पेपर्स लेकर आता है और उनको बताता है कि गांव के लोग अजान को जेल इसी वजह से नहीं पाए थे क्योंकि सब ने उस डीमन के साथ कोई ना कोई डील करी हुई है, जैसा कि हमने देखा भी था। इवन मूल्या भी एक इविल एंटिटी की ही पूजा करा करता था, जिसको ताकुत कहा जाता है। रहमत बचपन से ही मूल्या के सोर्स ऑफ पावर को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहा करता था और इसी वजह से उसने मूल्या का काफी बार पीछा करा और उसे सब पता चला। तब पास्ट के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि कई लोग एज अ सैक्रिफाइस मूल्या के पास अपने बच्चों को छोड़ जाया करते थे और मूल्या उन्हें लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर चला जाया करता। खैर प्रेजेंट में रहमत बागस और रीनी को लेकर उस किताब के पास जाता है, जिसके अंदर मूवी की शुरुआत में लिंगा ने एक चाबी छुपाई थी, जिसकी मदद से रीनी और बागस वहां पर चल रही सभी चीजों के बारे में डिटेल में जान सकते थे। बागस भी सब जानना चाहता था, इसलिए रहमत चाबी से वहां के बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और रीनी और बागस से नीचे जाने के लिए कहता है। वो खुद वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए रीनी और बागस अपने हैंड कैम से रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब एक पल के लिए रीनी का ध्यान भटकता है और अगले ही पल वो बागस को एक रूम में जाते देखती है, लेकिन जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाती है वहां पर वो नहीं था। उस रूम के अंदर मूल्या की एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें उसके हाथ में एक मोतियों की माला थी। अब रीनी तब वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो माला टूटकर अचानक से उसके पैरों के पास आ गिरती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उस पेंटिंग में अब माला ही नहीं थी। इवन अब तक एक अनजान एंटिटी ने उसको हॉन्ट करना चालू कर दिया था, लेकिन तभी वहां पर बागस आ जाता है, जो कि रीनी को वहां से लेकर एक दरवाजे के पास आ गया था, जिसको जैसे ही वो खोलते हैं तो वैसे ही अंदर से काफी सारे हाथ बागस को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करते हैं और तब वो प्रेयर्स करके अपने हाथों को छुड़वाता है और भागकर बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बेसमेंट के नीचे वाला दरवाजा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुलता, इसलिए बागस लगातार अब प्रेयर्स करने लग गया था। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे जाता है तो काफी सारे लोगों की आत्मा नीचे जमीन पर झुककर बैठी हुई थी और मे बी ये वो लोग हो सकते हैं जिनका यहाँ पर सैक्रिफाइस दिया गया होगा, जिसके बाद यहाँ पर उनकी आत्मा ट्रैप हो गई होगी। और हम जानते हैं कि डीमन ज्यादातर सोल्स का ही सौदा करते हैं। तब प्रेयर्स की वजह से दरवाजे खुल जाते हैं और रीनी और बागस बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका हैंड कैम नीचे ही रह गया था। वहीं अब तक आयनन पजल हालत में गांव के अंदर घूम रही थी, जिसको जैसे ही लिंगा की बीवी देखकर इस बारे में उसे बताती है तो लिंगा के हिसाब से यही वक्त था जब आयनन पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली थी। तब गांव के काफी सारे लोग भी उसको देखकर उसके पास आने लगते हैं और उनमें एक डिसेबल्ड औरत भी शामिल थी, जिसका हाथ पूरी तरह से खराब था। और तब आयनन उससे उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहती है और बाद में वो मूल्या की तरह ही लाइंस को दोहराते हुए एक बार में उस औरत के हाथ को खींचकर सही कर देती है, जिससे कि अब गांव वाले आयनन को एक मसीहा के रूप में देखने लग गए थे और उससे अपनी अपनी दिक्कतें बताने लगते हैं। रहमत ने भी ये सब देख लिया था और इतने में ही वहां पर बागस और रीनी भी आ गए थे। बागस आयनन को ये सब करने से मना करता है, लेकिन तब लिंगा और बाकी गांव वाले उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। वो नहीं चाहते थे कि बागस अब आयनन को अपने साथ कहीं पर भी लेकर जाए और आयनन, जो कि खुद भी पूरी तरह से होश में नहीं थी, वो अब यहाँ पर बागस को उल्टा सीधा कहने लगती है, जिससे कि वो डिसाइड कर लेता है कि वो रीनी के साथ ही वहां से चला जाएगा। दूसरी तरफ रहमत जब इस बारे में अजंग को बताता है कि आयनन मूल्या के पाथ को कंटिन्यू रख रही है तो अजंग काफी डर जाती है।
मीनवाइल आइनन के ऊपर फिर से वही सेम रिचुअल करा जाता है और तब उसे एक और ग्लिम्स आता है जिसके अंदर वो रहमत और अजंग को मूलिया की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देखती है, विच मीन्स कि मूलिया को किसी और ने नहीं बल्कि अजंग और रहमत ने ही मारा था। वहीं थोड़ी देर के बाद में जब रहमत के रूम के अंदर बर्गस और रीनी उनके साथ गांव से जाने के लिए आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि रहमत और अजंग तो वहां से ऑलरेडी निकल चुके थे। वहीं जब रहमत और अजंग चलते हुए उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर मूलिया की लाश मिली थी तो रहमत के बगल से अचानक से ही वो इविल एंटिटी ताकुत गुजरती है जिसका रियल मतलब होता है फॉल्स गॉड यानी कि फॉल्स प्रॉफिट। और आप जानते हो कि डीमंस और डेविल जो होता है वो यही करता है। खैर अगले ही पल वो रहमत को झाड़ियों में खींच लेता है। अब अजंग तब उसको ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी रहमत के ऊपर आइनन पजस्ड हालत में हमला कर देती है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि आइनन ही थी जिसको ताकुत ने पजस करके रखा था। और वो उससे यही बोलती है कि ए हेड फॉर ए हेड, जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि असल में मूलिया की सच्चाई के बारे में जब अजंग को रहमत की वजह से पता चला था तो उसे ये बात भी पता चल गई थी कि मूलिया अपने बच्चों के पैदा होने के बाद अपनी बीवियों का भी सैक्रिफाइस दिया करता था, विच मीन्स कि उसने आइनन और रहमत दोनों की ही माओं को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया था। और क्योंकि अभी अजंग प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे के होने के बाद में मूलिया उसके साथ भी यही चीज करने वाला था और इसलिए अजंग उस गाँव से बाहर जाने की बात करती है, जिस पर मूलिया उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर अजंग पास में ही पड़े मूलिया के ही डैगर को उठाकर उसके गले पर मार देती है। ये वही डैगर था जिससे वो स्टार्टिंग में एक आदमी को भी स्टैब कर रहा था जिसके पैसे उसने डबल किए थे, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मूलिया अजंग को जान से मारने वाला था कि तभी वहां पर खड़ा हुआ रहमत जो कि सब कुछ देख रहा होता है वो खुद मूलिया की गर्दन में उस डैगर को घुसाकर उसे जान से मार डालता है। और इस बार वाकई में मूलिया सच में मारा गया था और इसी वजह से मूलिया की स्पिरिट आइनन के पास गई थी ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके। और उस समय पर मूलिया ने आइनन से ये भी कहा था कि सर के बदले सर, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये बात उसने क्यों बोली। इनफैक्ट आइनन जब पजस हालत में अभी होती है उसने तब भी सेम चीज कही थी कि सर के बदले सर। खैर प्रेजेंट के अंदर डीमन रहमत को मारने वाला होता है कि पीछे से अजंग उसको बचाने की कोशिश करती है और उसने आइनन का पैर पकड़ लिया था ताकि वो आगे ना जा पाए, यानी कि मूलिया को भी इसी एंटिटी ताकुत ने पजस करके रखा था। अब रहमत वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे रास्ते में रीनी और बागस मिल जाते हैं। तब रहमत उनसे अजंग की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग फिर से उस जगह पर वापस जाते हैं जहां पर पजेस्ड आइनन और अजंग थे तो वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। तब रहमत रीनी और बागस को वापस से मूलिया के घर में ले जाता है जहां पर एक किताब के अंदर डीमन को खत्म करने के तरीके के बारे में लिखा हुआ था। उस डीमन को पजस करे जाने वाले इंसान के परिवार का ही कोई उसको मार सकता था, यानी कि उसका खुद का खून। और यही रीजन था कि अजंग के मरने पर मूलिया क्यों नहीं मरा था और रहमत के मारने से वो तुरंत ही मारा गया। बेसिकली ये डीमन जो था ना मूलिया के पूर्वजों से ही डील करता आ रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उसने ही इनकी शुरुआत करी हो। एक तरीके से इनका जो खून था ना वो मार्क्ड हो गया था। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि आइनन का जो खून था वो क्यों वो डीमन चाट रहा था, क्योंकि उसे एक वेरिफिकेशन चाहिए थी कि हाँ ये मूलिया के ही परिवार का कोई है। फिलहाल यही एक रास्ता होता है जिससे कि उस डीमन को रोका जा सकता था, लेकिन बर्गस आइनन को मारने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए अब रहमत एक दूसरे तरीके को ढूंढता है जिसके हिसाब से उस डीमन को अजान सुनानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोगों के विश्वास से ताकतवर होता है और अगर लोग उसके ऊपर विश्वास करना ही छोड़ देंगे और फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे, अल्लाह को मानने लगेंगे, तो वो कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। अब बागस के लिए ये बेटर आइडिया था और इतने में ही हम बाहर देखते हैं कि आइनन अजंग को पूरे गाँव में घसीटते हुए मूलिया के घर के बाहर लेकर आती है। बेसिकली जो डीमन था ना वो उससे ये करवा रहा था। डीमन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो वहां से भाग रही थी। अब वो रहमत को बाहर बुलाती है, गांव के बाकी लोगों को भी, और आइनन की ऐसी हालत देखकर घर के बाहर सब आ गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अजंग को बचा ले। रहमत, बागस और रीनी भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आइनन रहमत को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तब अजंग इस बार फिर से उसका पैर पकड़ लेती है, जिसको देखकर अब आइनन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और इस बार पजस्ड हुई आइनन, यानी कि उसके अंदर का जो डीमन होता है, वो कुछ भी नहीं सोचता। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस बार भी उसके पेट में उसी का वंशज था, और बस उसने पास में ही पड़े हुए एक बड़े से पत्थर से उसके चेहरे को कुचलकर सबके सामने मार दिया, जिसको देखकर रहमत रोने लगता है। तब बागस जाकर आइनन को पकड़ता है और कुछ गाँव के लोगों की हेल्प से वो आइनन को पास में ही एक खंबे से बांध देते हैं। उस समय लिंगा आइनन को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने पिता की तरह है और उस डीमन को वो ओवर पावर कर सकती है,
यानी कि उसे कंट्रोल लेना होगा, जिसको सुनकर पजेस्ड हुई आइनन उसे अजीब से एक्सप्रेशन से देखती है, जिसके तुरंत ही बाद डीमन की शक्तियों से लिंगा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और डीमन ने टेलीकिनेसिस पावर से पास में ही पड़ी हुई एक रॉड को लिंगा के गर्दन के आर पार कर दिया था, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डीमन को कंट्रोल करने के लिए बागस अजान करने लगता है, यानी कि प्रेयर्स पढ़ने लगता है। अब उस डीमन को इससे काफी तकलीफ हो रही थी और इस बार भी डीमन की ताकत की वजह से बागस के गले में दर्द हो रहा था और उसके मुंह और कानों से खून आने लग गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। पर तभी अचानक से उन्हें मूल्या के घर के बेसमेंट के अंदर से काफी सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो सारी स्पिरिट थी जो कि वहां पर सैक्रिफाइस करी गई। इसलिए अब गांव के सारे आदमी रिनी और बाकी औरतों को आयरन पर नजर रखने के लिए कहकर बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर इस बार जब वो उस दरवाजे को खोलकर उस रूम में जाते हैं तो वहां पर काफी सारे हाथों ने बेगस को फिर से पकड़ लिया था। तो वहां पर काफी सारी लाशें भी लटकी हुई थी, जिनके अंदर से ही वो पानी भी आ रहा था, जिससे कि मूल्या सब कुछ सही कर रहा था। बेसिकली ये उन स्पिरिट्स की एनर्जी होती है जिसको ही चैनलाइज करके डीमन सब कुछ सही कर दिया करता था। बेसिकली फॉल्स प्रॉफिट बन रहा था वो। अब ये सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि वो लाशें इस जगह पर क्यों हैं। वहीं बाहर आइनन इस बारे में हंसते हुए रिनी को बताती है कि वो सब असल में वो लोग हैं जिनके सैक्रिफाइस दिए गए थे। इतना बोलकर वो अगले ही पल गायब हो जाती है। वहीं बेसमेंट में सब उन लाशों को उतारने लगते हैं, मगर तब आइनन वहां पर पहुंच गई थी और वो अपनी शक्ति की मदद से सबको घुटनों पर ला देती है। उसका यही कहना था कि गाँव के लोगों को अब उसे हमेशा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही उसके रास्ते को चुना था। पर तभी बागस अजान पढ़ना चालू कर देता है, जिससे कि आइनन को तकलीफ हो रही थी। और इस बार सिर्फ बागस ही नहीं बल्कि सारे के सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रहे होते हैं, जिससे कि आइनन जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। यानी कि डीमन के ऊपर उनका विश्वास खत्म हो रहा था। अब कुछ समय के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गांव वालों को समझ आ चुका था कि अब तक उन्होंने डिमोनिक पाथ पर चलकर कितनी बड़ी गलती करी थी और ऊपर वाले ने जो जिसको जैसा दिया है वही सही है। इसलिए वो सब साथ में मस्जिद में अब प्रे करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो प्रे कर रहे होते हैं तो एक बार फिर से आइनन ने पजेस होकर रिनी को जान से मारने के लिए उसको गले से पकड़कर उठा लिया था। अब तभी आइनन के मन के अंदर जो उसकी आत्मा होती है ना, वहां पर मूल्या उसको ये कहता है कि वो उसकी तरह बन सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो उसकी तरह बनना चाहती थी। लेकिन आइनन का अब खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आता है और वो किसी भी हाल में अब मूल्या की तरह यानी कि अपने पिता की तरह बनना नहीं चाहती थी। वो देख चुकी थी कि वो कितना बुरा इंसान था और डीमन पोजेशन में उसने क्या क्या किया। और जैसे ही वो मूल्या से ऐसा कहती है वैसे ही वो प्रेजेंट में पूरी तरह से सही हो जाती है, यानी कि उसका पोजेशन अब चला गया था। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि आइनन और बागस ने उसी गाँव के अंदर रहने का फैसला करा था ताकि वो रहमत और गांव वालों का ध्यान रख सके। लिंगा और अजंग का फ्यूनरल भी सारे रीति रिवाजों के साथ करा जाता है, जो कि यहाँ पर पहले कभी नहीं हुआ था। अब बूदी जो होता है वो रिनी को लेने आया था क्योंकि वही वहां से जाने वाली थी। लेकिन होता यह है कि आइनन जो होती है वो उसको मूल्या की वो किताब देती है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, और ताकि वो किसी और गलत हाथ में ना पड़ जाए, जिसके चलते ये डीमन वापस आ सकता था। साथ ही साथ आइनन उससे माफी भी मांगती है उसके बर्ताव के लिए, क्योंकि उसने उससे काफी ज्यादा गंदे से बिहेव किया था। तब बूदी उसको माफ करता है और वहां से रिनी को लेकर चला जाता है। फिर मूवी की आखिरी में हमको एक कोट भी दिखाया जाता है कि ऊपर वाले उन लोगों के प्रोटेक्टर हैं जिनको उन पर भरोसा है, पर जो लोग ऊपर वाले पर भरोसा नहीं करते और किसी और पर ही भरोसा करते हैं, यानी कि ताकत पर, यानी कि फॉल्स प्रॉफिट पर, उनको कोई नहीं बचा सकता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अंधेरी राह पर चलने लगते हैं और बाद में उनको नरक ही मिलता है। और बूम, इसी के साथ में ताकत मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ताकत फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। मूवी के अंदर बेसिकली मूल्या नाम का एक इंसान होता है जिसके अंदर एक डीमन आ जाता है। शायद से वो गलत राह पर निकल गया था उस किताब की वजह से, जिसके बाद डीमन ने उससे सारे के सारे गलत काम करवाए, लोगों का सैक्रिफाइस भी करवाया। उसने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए कई सारी बीवियां भी रखी थी, जिसके बाद वो उनको भी सैक्रिफाइस कर दिया करता। और ये बच्चे जो पैदा हुआ करते थे वो खाली एक एश्योरिटी हुआ करते, एक सिक्योरिटी थे। इन केस की अगर उस डीमन का पहला पजेस हुआ शरीर खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरे शरीर को भी इजीली पजेस कर सकता था। और यहाँ पर जो लोगों का सैक्रिफाइस दिया जाता था, डीमन उन्हीं की एनर्जी का इस्तेमाल किया करता था पानी के रूप में, ताकि लोगों के वो दुख दर्द को मिटा सके। उसके खुद के पास में कोई शक्ति नहीं थी। अब आइनन का यहाँ पर आना भी एक किस्मती होती है, और जो मूल्या की स्पिरिट उसके सामने आई थी वो असल में डीमन था, जो कि उसको उकसा रहा था कि वो वहां पर आए और उसका बदला ले।
आइनन वहां पर गई, उसके पोजीशन में भी आई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसका एहसास हो गया था कि मूलिया एक डीमन के पोजीशन में हमेशा से था, जिसके चलते उसने सारे के सारे गलत काम किए थे। गांव के अंदर भी सारे गलत काम हो रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, लोगों के दुख दर्द को मिटाया जाता था, लेकिन सैक्रिफाइस लेना और ये भेंट वगैरह बहुत ही ज्यादा गलत चीजें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ताकुत फिल्म और ताकुत एंटिटी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए